अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका प्यारा डॉक्टर आमिर और मैं अपने चैनल डेली टेल में आपको खुश-आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान की ओवरऑल जीडीपी में एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन का ज़्यादा होना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए वहाँ किसानों को अवेयरनेस देना और इस फ़ील्ड से रिलेटेड जितने भी प्रोफ़ेशनल्स हैं, नॉन टेक्निकल्स हैं, उनको उनके लिए नॉलेज और अवेयरनेस फ़राहम करना एक सीनियर प्रोफ़ेशनल का जो है ना वो राइट है। लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ होते ही सबसे बड़ा और अहम मसला जो हमारे लाइव स्टॉक फेस कर रहे हैं, उन पे हम जो है डेली किसी न किसी एक अहम मसले पर डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं। आज का जो हमारा मेन और अहम मसला है, जो डिज़ीज़ है, जो एक कंडीशन है, वो हम डिस्कस करेंगे, जो ख़ुसूसन लाइव स्टॉक स्पेशली कैटल्स और बफ़लोज़ में बहुत बड़ा मसला है, संगीन मसला है, जिसकी वजह से अक्सर जानवर जो है ना, वो डिज़ीज़ होते हैं और जानलेवा साबित होती है ये कंडीशन अगर टाइम से ट्रीट ना हो। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं लिवर फ्लू, जिसको आम ज़बान में बोतल-जा भी कहते हैं। नाज़रीन, चूँकि लिवर फ्लूक एक ऐसी कंडीशन है जो पैरासाइट्स की वजह से होती है और मोस्ट कॉमन जो पैरासाइट्स हैं वो जो है ना स्टोमक और इंटेस्टाइन के पैरासाइट्स जो पैराफिस्टोमियासिस जो है ना और बाज़ औक़ात स्टोमक वर्म भी कहा जाता है, उनकी वजह से होती है। और ये कंडीशन पाकिस्तान में आम पाई जाती है, भले वो फील्ड का एनिमल हो, इवन इन आवर डेयरी सेक्टर। क्योंकि ये कंडीशन पाकिस्तान में इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ के वेदर फैक्टर्स वो पैरासाइट की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, जो कि पैरासाइट की 2 अहम कंडीशंस यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, स्टेजेस बताता हूँ, जो होती हैं। एक एडल्ट फॉर्म में होता है, वो इतना जानलेवा नहीं होता, वो इतना बीमारी का बायस नहीं बनता। लेकिन जो इम्मैच्योर फॉर्म है, जो इम्मैच्योर सिरकैरिया जिसे कहते हैं सिरकैरी, उस फॉर्म में जब भी आपके जानवर के अंदर पैरासाइट्स होंगे, ये डिज़ीज़ का बायस बनेंगे और ये बाज़ औक़ात जानलेवा हो सकती हैं। चूँकि ये पैरासाइट्स ट्रिमेटोड फैमिली से हैं और अडल्ट फार्म कैटल के अंदर होना कोई आम बात है, उसका कोई इतना अहम मसला नहीं है। जो मेन बीमारी का कारण बनता है या वजह बनती है, वो इसकी इमैच्योर फार्म है। क्योंकि इमैच्योर फार्म अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए स्नेल्स का इस्तेमाल करता है। स्नेल चूँकि बारिश के बाद स्नेल्स की पॉपुलेशन का बढ़ना उसके बाद ये जो बीमारी अक्सर जो है ना मानसून के बाद पाई जाती है। क्योंकि नाज़रीन इम्मैच्योर फार्म जब प्लॉट्स में जो हमारे प्लांट्स वगैरह होते हैं, जहाँ हमें ज़मीनों में पानी-शानी हम देते हैं, उसकी बदौलत वहाँ से वो इनगेस्ट करेंगे। जब वो प्लांट्स एनिमल खाएँगे, तो जाके एनिमल्स के इंटेस्टाइन तक वो इम्मैच्योर फार्म जब पहुँचेगी या एनिमल के किसी भी बॉडी के अंदर जेटी के अंदर जब वो इम्मैच्योर फार्म मोर देन 70,000 कम होना इतना वो नहीं है, लेकिन टाइम पे बर वक़्त इलाज करना एक अहम मसला है। क्योंकि नाज़रीन इम्मैच्योर फार्म का ज़्यादा होना ये हमारे लिए खतरा है और इसमें अलामात का ज़ाहिर होना एनिमल के अंदर ये यकीनी है। क्योंकि हमारे सिर्फ़ ये मसला हमारी डेयरी से रिलेटेड नहीं है, वहाँ पे तो प्रोफ़ेशनल्स हैं, वो हैंडल करेंगे। फ़ील्ड में हमारे अक्सर जानवर इस कंडीशन का शिकार होते हैं। अब वजह क्या है? सबसे बड़ा मसला क्या है? इस पर आइए नाज़रीन बात करते हैं। जो प्रीडिस्पोज़िंग फैक्टर्स हैं, सबसे पहले इन पर काबू पाना लाज़मी है। प्रीडिस्पोज़िंग फैक्टर्स स्पेशली वो इलाकों में ये मसला आम पाया जाता है, जो नदियों के किनारे में होते हैं, ठीक है? नदी, नाले, तालाब वगैरह में इसके इर्द-गिर्द जितने भी जानवर पाए जाएँगे, इसमें ये मसले कॉमन होंगे और ख़ुसूसन बारिशों के बाद होना ये मामूल है और वहीं बारिश का पानी जब हमारे खेतों में या फिर हमारे जो घास वगैरह में जब वो हम पानी का छिड़काव करते हैं या पानी मुहैया करते हैं, तो वो इम्मैच्योर फार्म सेल से निकल कर उस घास के अंदर होना शर्त है। तो जब वो हम भूसा या घास खिलाएँगे जानवरों को, तो यकीनी तौर पर जानवर के अंदर इम्मैच्योर फार्म में पाए जाएँगे। जिसे हमने पहले डिस्कस किया सिरकैरी फार्म में जो है ना एनिमल के अंदर होना खतरे का बायस बनता है। तो क्यों ना हम इन सब कंडीशंस को जान के इसके सोर्स को कम करें, कि ये बीमारी किस वजह से होती है, इसको हम कम करें। तो सोर्स को कम करने के लिए सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये आता कहाँ से है। जो भी इम्मैच्योर लार्वा है, उसका कंट्रोल हमारे लिए अब यकीनी तौर पर लाज़िम हो गया है। तो उसकी वजह से जो अलामात हमारे पास आएँगी, उनमें से सबसे अहम अलामात जो हैं, वो डायरिया है। माइल्ड से सीवियर डायरिया हो सकता है और बाज़ औक़ात जब भी एक्यूट फॉर्म में ये कंडीशन आती है, तो एनिमल की डेथ हो सकती है, जिसकी वजह से एक किसान को बहुत बड़ा लॉस जो है ना, एक किसान का हो जाता है।
तो नाज़रीन हमने पहले भी बताया, चूँकि एडल्ट फॉर्म जो है इसका वो इतना खतरे का बास नहीं बनता। जब भी वो 6 से 8 माह के बाद जब इंटेस्टाइन से प्रोग्रेसिव मोटिलिटी के थ्रू ह्यूमन या उसके रेटिकुलम में आता है, तो वो जानलेवा साबित नहीं होता। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। वो कल को बाहर जाके इम्मैच्योर जो लार्वास हैं इनको रिलीज़ करेंगे, इनडायरेक्टली उसकी साइकिल में तो वो हेल्प कर रहा है। इसलिए कोशिश करके हमें ऐसी कंडीशन से जो है ना उसको इसको इसकी कंडीशन ख़त्म करनी पड़ेगी। और दूसरी जो अहम अलामत डायरिया के बाद इसमें जो डायरिया है वो सिमिलर भी होगा। उसके अलावा एनिमल जो है एमासिएटेड होगा, वीक होगा, उसका वेट लॉस होगा। उसके अलावा जो अहम कंडीशन है इसके सबमैंडिबुलर जहाज़ में एडिमा टाइप होगा। नाज़रीन यहाँ पे एक बात आपको ज़रूर बता दूँ, क्योंकि सुबह के वक़्त किसान हिस्ट्री अक्सर ये देता है कि सुबह के वक़्त वो एडिमा बना हुआ नहीं होता या वो इन्फ्लेम्ड रीजन नहीं होता, क्योंकि अक्सर हमारे डॉक्टर हज़रात जो है ना इस बात पे ये डायग्नोसिस करते हैं। जो अहम अलामत है वो सबमैंडिबुलर एडिमा है, बोतल जा जिसे हम कहते हैं। तो अक्सर ये हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट, मतलब एक एनिमल खड़ा होता है, जितनी ज़्यादा खड़ा होगा वो एनिमल, इतना ज़्यादा वो प्रोमिनेंट होगी सिर्फ रात को अक्सर ये डायग्नोस इसलिए नहीं होती क्योंकि एनिमल लेटा रहता है और वो जगह जहाँ पे एडिमा ज़ाहिर होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट इतने ज़्यादा एक्सपोज नहीं होते। क्योंकि एनिमल खड़ा होगा दिन टाइम, तो सुबह से शाम तक अगर वो खड़ा रहता है, एनिमल ऑफ फिट रहता है, वीक रहता है, एनिमल रेस्टलेसनेस में आ जाता है, एनिमल अनकम्फर्ट फील करता है और खड़ा रहता है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट एडिमा का बनना मामूली बात है। क्योंकि इस वजह से होता है क्योंकि एनिमल ऑफ फीड है। ऑफ फीड जब भी होगा एनिमल, तो एनिमल के अंदर दो कंडीशंस आएंगी। हाइपोप्रोटीनीमिया, एनिमल फीड नहीं ले रहा है, हाइपोप्रोटीनीमिक कंडीशन में और एनीमिक कंडीशन में बोतल जा का होना लाजिम है नाज़रीन। ये तो थी अलामत। और इसमें उसके अलावा एक अहम डायग्नोसिस जो पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम बात ये है, जो पेरिस्टिक कंडीशन होगी इसमें टेम्परेचर इतना नहीं होता। ये खुशूस इस कंडीशन में टेम्परेचर का ना होना कॉमन बात है। और नाज़रीन एक अहम यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना, अब वो डायग्नोसिस के लिए एक और दो चीज़ें, बाज़ औक़ात हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, वो एंटीबायोटिक को लेके चलते हैं। एंटीबायोटिक पे बाज़ औक़ात ये कंडीशन रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है। तो इससे हमें एक एक पॉइंट ये मिलता है कि एंटीबायोटिक को अगर कोई डायरेक्ट कंडीशन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, साथ अगर आपके पास प्रोमिनेंट साइंस है बोतल जाके, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने लिवर फ्लू, पैराफिस्टोमियासिस या स्टोमक या इंटेस्टाइन के वर्म्स के अगेंस्ट ट्रीटमेंट करें। बाज़ औक़ात ये कंडीशन जो है ना 10 से 15 दिन लेगी आपकी रिकवरी होने में। और कुछ जानवर अगर खुदा न खास्ता मोर देन 70,000 उसके अंदर वर्म्स हैं और इमेच्योर लार्वा फॉर्म में ज़्यादा पड़े हैं उसके अंदर, तो ये एनिमल हमारा हाथ से निकल सकता है। बाकी हम डायग्नोसिस में और हमारे पास क्या है, हम एग्जामिनेशंस कर सकते हैं, हम जो है ना फीकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। बाज़ औक़ात पर एक्यूट कंडीशन में आपको फीसिस के अंदर एडल्ट तो वैसे नहीं मिलने हैं, इमेच्योर लार्वा मिल सकते हैं। तो ये भी एक अहम डायग्नोसिस टूल है। एनिमल सर्टेन डेथ होती है पर एक्यूट कंडीशन में होती है, तो जो पोस्टमार्टम हमारा हम करेंगे उस पोस्टमार्टम के जो है ना पोस्टमार्टम के दौरान हमें खुसूसन ह्यूमन के अंदर या फिर उसके इंटेस्टाइन के अंदर इमेच्योर तो नहीं मिलेंगे, एडल्ट वर्म लाजमी मिलेंगे। पोस्टमार्टम में आप इस तरह जो है ना कर सकते हैं। और जो अडल्ट फार्म है वो ज़्यादा डैमेज नहीं करता। मैं बार-बार इसलिए बता रहा हूँ कि हमें जब भी ट्रीट करना है, हमने हिट करना है इम्मैच्योर फार्म को और उस हिसाब से हमने अपनी डोज़ सेट करनी है। कोई भी चीज़ जो है ना हम लेंगे। तो नाज़रीन जो अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। हमने पहले डिस्कस किया वजह क्या है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अलामात क्या हैं, इसके साइन सिम्पटम्स क्या हैं। उसके बाद हम जो है ना इसकी जो है ना डायग्नोसिस हम कैसे डायग्नोस करेंगे। सबसे बड़ा मसला डायग्नोसिस का होता है नाज़रीन। डायग्नोसिस आप क्लोज़ करेंगे, जितना क्लोज़ डायग्नोस करेंगे इतनी अच्छी ट्रीटमेंट करेंगे। अब ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं नाज़रीन। ट्रीटमेंट में आप कोशिश करें एनिमल को, एक तो एनिमल ऑफ फीड है, एनिमल को आप सपोर्ट देंगे ताकि वो फीड की तरफ आए। सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है किसी भी एनिमल की रिकवरी में, आप कोशिश करें काज को रिमूव करना ही करना है। उससे पहले एनिमल को थोड़ा एनर्जी दें। आप लिवर टॉनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्सेस आपकी एपेटाइट को बढ़ाती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मिनरल्स डिफिशिएंसी में अक्सर ये बाल का झड़ना लाजिम होता है, आप वो यूज़ करें। उसके बाद हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे। स्पेसिफिक जो पैरासिटिक ट्रीटमेंट है, एंटी पैरासिटिक ड्रग्स हम देंगे नाज़रीन। पैरासिटिक ड्रग में सबसे अहम है हमारे पास ऑक्सीक्लोज़ेनाइड, जिवर्मल है, एंटी पैरासिटिक ड्रग्स है, मोस्टली कॉमनली पाई जाती है किसी भी वेटरनरी स्टोर में। कोशिश करें कॉम्बिनेशंस में ना हो। कॉम्बिनेशन आपको डोज कैलकुलेशन में रिकॉर्ड पैदा करेगा, बाज़ औक़ात कुबाड़ के साथ कॉम्बिनेशन और भी बड़े किस्म के डिफरेंट किस्म लेवामिसोल ये वो
कोशिश करें स्पेसिफिक रहें, ऑक्सीक्लोज़नाइड की प्रोडक्ट लाएँ, वो उसकी प्रोडक्ट आपको डोज़ कैलकुलेशन में अहम करती है। कोशिश करें इम्मैच्योर को हिट करें, इम्मैच्योर स्टेज को हिट करें। इम्मैच्योर स्टेज को हिट करने के लिए आपके पास क्या होना लाज़िम है? आपके पास नाज़रीन उसका स्पेसिफिक डोज़ अहम है। डोज़ नाज़रीन कैलकुलेशन में आप कोशिश करें, आप उसका डोज़ रखें 18.7 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से। जब आप ऑक्सीक्लोज़नाइड को यूज़ करेंगे, आई एम 100% श्योर कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इफ़ यू आर क्लोज़ टू द डायग्नोसिस, 100% आपकी डायग्नोसिस सही है, तो 18.7 मिलीग्राम पर केजी हिसाब से डोज़ यूज़ करें। इंशाअल्लाह इसको रिपीट करना है आपने 48 घंटों के बाद। बाज़ औक़ात होता है एनिमल की कंडीशन स्ट्रेस में आती है, लेकिन मैंने पहले कहा एनिमल को सपोर्ट हमने देना है। सपोर्ट के साथ हम जब भी यूज़ करेंगे ऑक्सीक्लोज़नाइड 18.7 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से, और 48 घंटे बाद रिपीट करेंगे, आई एम 100% श्योर कि वो एनिमल रिकवर होगा। उसके अलावा हमारे पास नाज़रीन एक और एक अहम जो हमारे पास ट्रीटमेंट या क्लोज़ेंटल, क्लोज़ेंटल इसकी आपको बोलसेस में मिल सकते हैं, सिरप फॉर्म में मिल सकते हैं, हम इसका यूज़ करेंगे। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, लेकिन ऑक्सीक्लोज़नाइड बेस्ट है। ठीक है, बाज़ औक़ात आप जो है ना इसको उसको जो है ना आपने क्लोज़ेंटल को यूज़ करना है, तो ये जो है ना आपको थोड़ा-सा इसमें भी डोज़ का बड़ा अहम रोल होगा। 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से आप यूज़ करेंगे, ठीक है? और बाकी इसके अलावा जो अलामात के हिसाब से हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, वो तो करना ही करना है। एनिमल को एनर्जी देनी ही देनी है। एनिमल को दूसरे मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, बी कॉम्प्लेक्सेस, ये चीज़ें हमने ऐड करना है। क्योंकि इसकी वजह से इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है नाज़रीन? इंटेस्टाइन के अंदर स्लफिंग हो सकती है, इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर्स आ सकते हैं, तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होना कोई जो है ना सवालिया निशान तो नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बैकअप करेंगे। हम पर ओरल एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं इसमें नाज़रीन, ताकि आपकी कंडीशन आपको सपोर्ट करे ट्रीटमेंट में। इसमें बेस्ट आप जो पर ओरल एंटीबायोटिक यूज़ करें, सिप्रोफ्लोक्सासिन, और भी एंटीबायोटिक्स हैं, कोई भी दे सकते हैं आप। मेट्रोनिडाज़ोल आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप नाज़रीन सिप्रो सिप्रो मेरे ख्याल में सिप्रो की कॉम्बिनेशन इस कंडीशन में बहुत हेल्पफुल आपको मिल सकती है। उसके उसके बाद हमारे पास जो ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट आप करें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मिला-जुला के कुल बात ये बनती है नाज़रीन, सबसे पहले हम उस सोर्स को ख़त्म करें कि वो लीवर फ्लूक आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? बारिशों के बाद आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? वो चारे में आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? उसको मिनिमाइज़ करें, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को मिनिमाइज़ करें, उसको रोक के, ताकि इसको री-इन्फेस्टेशन ना हो, री-इन्फेक्शन ना हो। फिर मुश्किल हो जाता है री-इन्फेक्शन के बाद। और भी हमारे पास जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स थे नाज़रीन, उस पे हम काम करें और बर वक़्त कोशिश करें, इसका इलाज करें, और एक किसान को लॉस होने में आप जो है ना उसमें मदद करें, लॉस कम करने में मदद करें। तो यकीनन आप सबको ये वीडियो आपकी डायग्नोसिस में हेल्प करेगी, ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी। आपको एक इकोनॉमिकल वे में आप अपने जानवरों को लेके चल सकते हैं। ऐसी कंडीशन आने पे आप ऐसे ही जिस तरह मैंने बताया, कॉज़ को रिमूव करें, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में जाएँ, सिम्प्टोमेटिक में जाएँ। इंशाअल्लाह आई विल 100% श्योर आपका जानवर रिकवर करेगा। अस्सलाम वालेकुम।